कोई टाइम लैप्स हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जी इतना टाइम गुजर जाए। अगर शादी के फ़ौरन बाद वैसे तो मैं कहती हूँ कि शादी से पहले ही मेल को अपना स्पर्म देखना चाहिए सीमन एनालिसिस के ज़रिए कि स्पर्म काउंट कितना है। अगर उसका स्पर्म काउंट इस काबिल नहीं है कि वो नॉर्मल तरीके से बीवी को प्रेग्नेंट कर सके, तो मेरा ख़्याल है शादी के फ़ौरन बाद ही इक्सी आईवीएफ की तरफ चला जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसका काउंट 1 टू 2 मिलियन है या 0.5 मिलियन है, तो वो किसी तौर पे कंसीव नहीं कर सकता वो कपल। तो उनको तो स्ट्रेट अवे दे शुड गो फॉर आईवीएफ एंड इक्सी। यानी ये 2-3 महीने बाद भी हो सकता है, 4-5 महीने बाद भी हो एग्ज़ैक्टली, सकता है शादी के। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपने स्पर्म काउंट की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इसमें कोई मेल की साइड से इश्यूज़ आ रहे होते हैं या फीमेल साइड से भी होते हैं? आईवीएफ की तरफ हम कब जाते हैं? जब मेल के स्पर्म काउंट काउंट का इश्यू होता है या बेटे फीमेल में भी कुछ? ज़्यादातर ये मेल के काउंट की कमी की वजह से होता है। अच्छा, रियली? कई दफ़ा ओके, एज़ोस्पर्मिक मेल होते हैं, उनके सीमन में एक भी स्पर्म नहीं होता। ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि हम उस मेल की सर्जरी करके हम टेस्टिकल या एपिडिडमस जहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं प्रोडक्शन के बाद, हम वहाँ से थोड़े से स्पर्म्स लेके और उसके साथ हम एम्ब्रियो बनाते हैं जिसको बीज कह सकते हैं आप जी, उर्दू में, जी, और फिर हम वो राइट। बीज इनडायरेक्ट रास्ते से इनटू द यूट्रस हम थ्रू वजाइना वो डाल देते हैं और वहाँ पे फिर वो एंड दैट्स बीज इफेक्टिव इज इट ग्रोज इनटू अ बेबी। एंड फिर दैट्स वो दैट्स इफेक्टिव यस स्ट्रेटजी। या ऑलराइट। क्योंकि सीमन में तो कोई स्पर्म ही नहीं है, वो प्रेगनेंसी तो कर ही नहीं सकता नॉर्मल कॉपुलेशन के साथ। लेकिन हाउ डू यू गेट टू नो राइट आफ्टर गेटिंग मैरिड इन अ कपल ऑफ 2 or 3 months एज पर यू सेड कि अगर स्पर्म काउंट कम है, सो हाउ कैन यू evaluate और एनालाइज थ्रू मतलब द फॉर्मेशन ऑफ अ मैन, और क्या क्या नहीं किस्सा बेटे से? फिजिकली तो क्योंकि कोई मेरे डिफेक्ट ख्याल नहीं से होगा। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ये नोशन है कि आप मर्द से पहले औरत का जो है इलाज करवाते हैं बिल्कुल, अगर वो यही तो कंसीव नहीं कर मसला है पाती। कि होता ये है कि जब 2-3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो बड़ी बूढ़ियाँ या हस्बैंड खुद सिर्फ़ बीवी को जाके चेकअप कराते हैं। राइट। अच्छा, अब ये कन्फ्यूज़ करते हैं, सेक्सुअल एक्ट परफ़ॉर्म करना इज़ डिफरेंट, जो सीमन है, जो फ्लूइड है, उसमें स्पर्म्स प्रेग्नेंट करने के हैं कि नहीं, वो एक मुख्तलिफ बात है। आप सेक्सुअली परफ़ॉर्म कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, लेकिन हो सकता है आपके सीमन में कोई भी स्पर्म ना हो और एनीबॉडी आप कैन प्रेग्नेंट ना कर सेक्सुअली सकें। परफॉर्म, मतलब कोर्स, एनीवन कैन। लेकिन कोर्स, इसका इस बात से कोई अंदाजा नहीं ताल्लुक लगा नहीं है। सकते कि इसमें यस, स्पर्म काउंट है या नहीं। यस। तो ठीक। इस बात से कि अगर वो सेक्सुअली सही परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उनके घर वाले कहते हैं, "जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है।" अगर इरेक्टाइल डिसऑर्डर है, फिर उनके ज़हन में आता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है और ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही। लेकिन इरेक्टाइल डिसऑर्डर में भी हम अगर उसके सीमन चेक करते हैं, तो उसमें नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करके, क्योंकि वो खुद सेक्सुअली परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, तो हम स्पर्म्स को अक्सर वॉश करके रख देते हैं यूट्रस में, या अगर हम यूट्रस में नहीं रखते उनके पास, या किसी डॉक्टर के पास अगर स्पेशलाइज्ड लैब नहीं है आईयूआई का सैंपल बनाने के लिए, तो वो पूरा का पूरा सीमन का जो सैंपल होता है उसको पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स में डिपॉजिट कर देते ठीक हो गया। हैं। जी। तो ये बताइए कोई सिम्पटम्स हैं जिससे मालूम हो सके, जिससे हम ये एनालाइज़ कर सकें कि इस मर्द में या इस मेल में स्पर्म काउंट की कमी है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट? नो, क्या कुछ बॉडी सिम्पटम्स ऐसे होते हैं? नो, या जो ओबेसिटी होती है या जो ज़्यादा लीन है, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ आपको भी नहीं ऐसा आइडिया हो नहीं, सकता? सिर्फ़ एक बात हो सकती है कि हो सकता है उसकी पैदाइश के बाद उसके टेस्टिकल्स जो हैं वो बॉडी से नीचे स्क्रोटल सैक में नहीं आए। क्योंकि जो टेस्टिकल्स और ओवरीज़ हैं, वो बॉडी के सेंटर में जहाँ किडनीज़ होती हैं ना, राइट, वहाँ डेवलप होना शुरू होते हैं बच्चे में। ठीक। उसके बाद जब वो डेवलप हो जाते हैं, फिर वो डिसेंड करते हैं नीचे, ट्रैवल डाउन टू द ट्रैवल डाउन ठीक, टू द पेल्विस, ऑलराइट, ओवरीज़ वहीं रुक जाती हैं। ओवरीज के एग्स हाई टेम्परेचर में उनको कुछ नहीं होता, तो वो बॉडी में ही रहती हैं अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से, नेचर की तरफ से। जो टेस्टिकल्स हैं उनको हाई टेम्परेचर किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो कुदरत उनको बाहर एक सैक जिसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं वो डिसेंड करके, तो वो उसके अंदर आ जाते हैं और वो लो टेम्परेचर उनके लिए चाहिए होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। अगर न्यूबॉर्न मेल के स्क्रोटल सैक्स को माँ पैल्पेट करके देखे और राइट, उसके अंदर वो बॉल्स उसको फ़ील ना हों, जी। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। और क्योंकि कुछ सालों ठीक, में वो हाई टेम्परेचर में वो फिर टोटली ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर्जरी करके अगर हम उनको स्क्रोटल सैक में भी लेके आएँ, तो वो स्पर्म उस बनाने तरह के से काबिल नहीं काबिल नहीं रहते। रहते। तो एक ये सिर्फ़ एक साइन है न्यूबॉर्न बच्चा
या मेल उसने किसी को बताया नहीं, या उसकी माँ इतनी नाइव थी या या शायद बेवकूफ थी, थी हाँ जी। कि उसने बताया ही नहीं, चेक ही नहीं किया, कि वो समझती रही कि शायद यही नॉर्मल है। तो अगर उसको फील हो रहा है इधर इंग्वाइनल कैनाल में उसके ऊपर कोई टेस्टिकल फील हो रहा है, फौरन जाएं डॉक्टर के पास। ठीक है, अगर वो सैक्स एम्प्टी हैं, फौरन जाएं डॉक्टर के पास। राइट, कई बार ये होता है कि मेल की शादी हो गई है और उसके स्क्रोटल सैक्स एम्प्टी हैं, और जब सीमन एनालिसिस किया तो उसमें 0 स्पर्म है, और जब डॉक्टर ने उसको पैल्पेट किया है और देखा है कि स्क्रोटल सैक में तो बॉल्स ही नहीं है, टेस्टिकल्स ही नहीं है, तो राइट। उससे पूछा तो उसने कहा जी ये तो कभी भी मुझे फील नहीं हुए। तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो पैदा होते हैं, बेबी जी, बॉयज़, जी। तो उनको उसी 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 वक़्त चेक वक़्त, करना चाहिए या यस, उसी ये वक़्त। माँ का काम है, राइट? माँओं का काम है, बाप ठीक, का भी काम है ठीक, कि वो देखे कि मेरे बच्चे बिल्कुल के जो पेरेंट्स का काम है। बॉल्स हैं वो उसकी सही जगह पे हैं कि नहीं। ठीक है, एंड इसको दैट्स रियली लोग इम्पोर्टेंट। उसको लोग ईज़ी लेते हैं कि ओ जी, जी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर में पेट में कुछ साल रह गए तो फिर उनको बेशक आप नीचे डिसेक्ट इट्स करके टोटली ले आएँ, फ्यूटाइल, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये आपने बहुत बेहतरीन बात बताई है कि जब किसी के घर में बेटा पैदा हो तो वो स्टार्ट में ही ये चीज़ें ज़रूर चेक करें बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ बॉडी और इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मूविंग ऑन जब बात करते हैं फीमेल्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मेल का बॉडी सिस्टम है, फॉर्मेशन है सिस्टम की, ऑर्गन्स की बिल्कुल ठीक है और फीमेल में अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो वो किस तरह से पता चल सकते हैं? कोई सिम्पटम्स है? मेरा सिम्पटम्स पूछने का मकसद ये है कि हम लोग राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी कैन निप द ईविल इन द बड ताकि आईवीएफ की ज़रूरत ना पड़े, कोई जो नॉर्मल इलाज है वो हो सके और आप नेचुरली कंसीव कर सके। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान, वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे कि आप सबका फीडबैक, आप सबके कमेंट्स हम रोज़ पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हम किसी ऐसी डॉक्टर को बुलाएँ जो कि बता सकती हैं कि आईवीएफ, इक्सी का असल प्रोसीजर क्या है, जो ये बता सके कि ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ द मंथ, हर फीमेल की जब मैं बात करती हूँ, तो उस टाइम ऑफ द मंथ में जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं और उस दौरान आप क्या यूज़ करें, किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करें। इसके अलावा जब बात करते हैं गायनी की, जब बात करते हैं और भी बहुत से मसलों की, जब बात करते हैं शादी की, जब बात करते हैं निकाह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स की, जब बात करते हैं बेबी डिलीवरी की, जब बात करते हैं 9 मंथ्स प्रेगनेंसी की, तो इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि 2025 में भी अब तक हल नहीं हो सके। उनका सिर्फ एक ही हल है कि हम आपको अवेयरनेस के ज़रिए बताइए, हम आपको आगाह करें इस पॉडकास्ट, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। तो चलिए आइए आपको मिलवाऊँगी आज डॉक्टर सबीना हक से। शी इज़ लैप्रोस्कोपिक, hysteroscopic surgeon. She is associate professor obs and gynae. She is also expert in IVF and ICSI. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम बुशरा, थैंक कैसी हैं यू। आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट एंड थैंक यू थैंक यू वेरी फॉर टेकिंग मच। आउट योर प्रेशियस टाइम। आपसे मिलने के लिए हम सब बहुत बेताब थे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन थे जो कि पाइल अप हो चुके हैं नाज़रीन की जानिब से भी, तो हमने चाहा कि अब फाइनली एक पॉडकास्ट ऐसा रख लिया जाए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो। जी, सो कटिंग टू द चेस, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सिंस यू आर एन IVF एंड ICSI एक्सपर्ट, IVF और ICSI का प्रोसीजर क्या होता है और अगर एक नॉर्मल मैरिड कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहा, वो कितनी देर बाद ये फैसला करे कि वो IVF और ICSI की तरफ जाए?